स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वराज मिशन में मैं प्रकाश पुंज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्वराज मिशन के द पीपी शो में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, इनका एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा है और इनके बारे में बहुत सी बातें आज हम इन्हीं के ज़बानी जानेंगे कि इनका बचपन कैसा रहा, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही, इनका एजुकेशन कैसा हुआ, कहाँ से हुआ, और जो इन्होंने राजनीति में जब इन्होंने प्रवेश किया था वो वहाँ किसकी प्रेरणा थी, क्या माहौल थे, और तब से लेके अभी तक का जो उनका सफ़र था उसमें यकीनन बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिलती है। तो इनकी संघर्ष की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। जी धन्यवाद। वैसे तो आप मीडिया फ्रेंडली हैं और शुरुआती दौर से ही आप लॉन्गेस्ट सर्विंग मीडिया चेयरमैन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और मीडिया के बीच कैसे सामंजस्य बनाना है, ये इसमें आपकी पारंगत हासिल है और ये किसी से छुपा नहीं है। तो शैलेश जी, इस शो का जो तात्पर्य है कि हम जनता को, उनके प्रतिनिधियों को, जन नेताओं को जो आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं, क्या स्ट्रगल किया है उन्होंने, कितना संघर्ष किया है। क्योंकि नॉर्मली जब एक व्यक्ति एक पद पर बैठा रहता है तो लोगों को बड़ा हरा हरा लगता है, अरे वाह ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति वो बड़ा बना कैसे, उस पद तक पहुंचा कैसे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लाइफ हिस्ट्री होती है, वो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आए ताकि आने वाली पीढ़ियों को और आज के युवाओं को उससे प्रेरणा मिले। क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन में हताश हो जाते हैं, कई बार तो मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं तो दम तोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस साक्षात्कार से लोगों को प्रेरणा मिले। तो शुरुआत करते हैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से शैलेश जी। मैं बलौदाबाजार ज़िले के छोटे से गांव पहंदा में रहा, पला, बढ़ा। पिताजी वहाँ किसानी करते थे, रोज़ साइकिल से स्कूल जाते थे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा बेसिक स्कूल बलौदाबाजार, जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप स्थापित की गई थी, वहाँ प्राप्त की। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं की शिक्षा गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल बलौदाबाजार में प्राप्त की। जब हम लोग बेसिक स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के खेत थे, तो जब धान की फसल कटती थी उन खेतों में, तो हम छात्रों को बीड़ा डोहारने के लिए कहा जाता था, और हम लोग स्कूल के खेत से स्कूल तक धान को सिर में लाने का काम करते थे, और बाद में थोड़ा सा मुर्रा हम लोगों को दिया जाता था। गांव में रहने के कारण, ग्रामीण परिवेश से, खेती से संबंध रहा, किसान परिवार, तो स्वाभाविक रूप से खेती हम लोगों के जीवन का आधार रही। कई बार खेत जाना पड़ता था। मैं माता पिता का आभारी हूँ, दोनों सुशिक्षित थे और हैं। पिताजी उस ज़माने में सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। माँ हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से बीए की शिक्षा प्राप्त थी, और घर में पढ़ने लिखने का वातावरण था। उस समय की सारी पत्रिकाएं, नवनीत, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, धर्मयुग, ये सब घर में आते थे, और उन
पत्रिकाओं को पढ़ के, घर में किताबें बहुत सारी थीं और हैं, उन किताबों को पढ़ के जीवन के बारे में एक दृष्टि विकसित हुई। और मेरा यह मानना है कि मेरे राजनीतिक जीवन में इसका मुझे लाभ मिला। मैं एनसीसी में सीएसएम रहा, स्कूल का उपशाला नायक, फिर शाला नायक, यहाँ रायपुर आया। छोटे से गांव से बलौदा बाजार आके शाला नायक बनना, छोटे से गांव से बलौदा बाजार और फिर रायपुर आके इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष बनना, यूआर बनना। एनसीसी में मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप उर्दना को कमांड किया, तो स्वाभाविक रूप से वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में हम लोग खूब भाग लेते थे और मुझे विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। हम लोगों के समय 11वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन होते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पूरे मध्य प्रदेश में, उस समय छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, पूरे मध्य प्रदेश में 1100 सीटें होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। उन 1100 सीटों में compete करना और रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब NIT है, जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पाना, ये अच्छे अंकों के कारण ही संभव हो पाया। खूब पढ़ाई की, खूब किताबें पढ़ी, और मेरा यह मानना है कि परिवार के संस्कार, माता पिता की शिक्षा और मेरे अध्ययन ने मुझे बहुत मदद की। तो जैसे कि आपने दर्शकों ने समझा कि किस परिवेश से, एक खेती किसानी वाले परिवार से, जबकि माता और पिता दोनों ने उस समय स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। नागपुर से पढ़ाई करना, भोपाल से, सागर से पढ़ाई करना अपने आप में बड़ी बात होती है। और उस ज़माने में एजुकेशन को इतना महत्व परिवार नहीं देते थे, लेकिन उस ज़माने में भी इनके माता पिता तब से शिक्षित रहे, और घर में, जैसा कि शैलज जी ने बताया, कि एक पठन का माहौल था, पत्रिकाएं पढ़ी जाती थीं, किताबें बहुत सी इनके घर में हैं, वो पढ़ी जाती हैं। तो शैलज जी, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है अगले जनरेशन को भी? हाँ, स्वाभाविक रूप से मेरे बच्चों में भी पढ़ने के प्रति, साहित्य के प्रति बहुत रुचि है, और मेरा यह मानना है कि किताबें किसी भी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, और यह एक सुखद संयोग है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुझे पाठ्य पुस्तक निगम का दायित्व सौंपा। किताबों के प्रति जो रुचि बचपन से रही, किताबों से जो लगाव रहा, तो मुझे किताबों के प्रकाशन का दायित्व मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात, सौभाग्य की बात, और मेरे पार्टी के नेतृत्व का मुझ पर अटूट विश्वास, इसका ही परिणाम है। मैं यह जिम्मेदारी पाके जीवन में मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करने का अवसर मिला, मुझे कुछ अच्छा करने का अवसर मिला। बिल्कुल, जब हमारे इंटरेस्ट की फील्ड हमें मिल जाए और हमारा जो इंटरेस्ट है वही हमारा जॉब बन जाए, हमारा प्रोफेशन बन जाए, और हमारा पैशन बड़ा ऑब्वियस है वो बन जाए, तो एक जो सेटिस्फेक्शन होता है उसकी बात ही अलग होती है। और जब सेटिस्फेक्शन होता है तो जो हमारे कार्य होते हैं उसमें गुणवत्ता आना लाजमी है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पाठ्य पुस्तक निगम को और बुलंदियों पे ले जाएं और एक मिसाल कायम करें। इसके आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मली देखा गया है शैलेश जी कि राजनेताओं को गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, अपने परिवार के साथ साथ, अपनी पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी सर्व करना पड़ता है, उनकी परेशानियां, उनके पारिवारिक परेशानियों को भी निदान करना पड़ता है, साथ में जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भी आपको निभाना पड़ता है।
उसके साथ साथ अब तो आप सरकार में हैं, कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को बीच में जो एक संबंध होता है उस तालमेल को भी बैठा के चलना है। तो उसके बावजूद भी आपको कभी गुस्सा होते नहीं देखा गया है, और आपकी जो एक शैली है वो विशिष्ट शैली है, बहुत ही शालीनता से नबी तुली भाषा में आप बात करते हैं। तो ये उस शिक्षा जो शैक्षणिक आपका पृष्ठभूमि रहा है जो अभी तक हम समझे हैं, तो क्या ये उसका प्रभाव है, ये आपके व्यक्तित्व में बचपन से ही था? मुझे गुस्सा नहीं आता है ये कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन गुस्सा बहुत, क्रोध बहुत व्यर्थ की चीज़ है। क्रोध हमेशा पश्चाताप को ही जन्म देता है। कोशिश करता हूँ क्रोध को नियंत्रित रखने की, लेकिन क्रोध, मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि क्रोध बहुत नपुंसक भाव है। क्रोध हमेशा अपने से कमज़ोर के ऊपर आता है, अपने से छोटे के ऊपर आता है, और क्रोध अच्छी चीज़ नहीं होती। हमारे शास्त्रों में भी क्रोध को गलत माना गया है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्रोधित न हो, लेकिन झुंझलाहट होती है कभी कभी। कभी कभी अपन कुछ करना चाहते हैं और बाधाएं आती हैं, कोई व्यक्ति कुछ कहा जाता है नहीं करता है तो झुंझलाहट आती है। और मेरा यह मानना है कि झुंझलाहट क्रोध का थोड़ा सा माइल्ड वर्जन ही है, नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गीता में कहा गया है, सुख में कभी न हर्षित होवे और न दुख में होवे दीन। मनुष्य को सम रहना चाहिए। गीता के आदर्शों के अनुरूप तो सब नहीं बन सकते, लेकिन जितना हो सके उसे फॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ, और सबको करना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, इस साक्षात्कार का तात्पर्य यही है कि अगर हमारे इंटरव्यू से कुछ लोगों का विजन क्लियर हो जाए, कुछ लोगों का जो एटीट्यूड होता है, नज़रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, अगर सकारात्मक एटीट्यूड बन जाए और कहीं थोड़ी सी भी नेगेटिव ऊर्जा अगर कम हो जाए, तो हमारा ये साक्षात्कार जो है वो सफल हो जाएगा। और कितनी ज्ञान की बातें हैं कि आप जितने बड़े पद पे होते हैं आपको उतना ही विनम्र बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख शैलेश जी ने दी है, और इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारी अपील है कि गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब इसका कोई परिणाम नहीं होता है। जैसे इसका जो फल होता है वो हमेशा ही नकारात्मक ही होता है। और जैसा शैलेश जी ने कहा कि ये एक नपुंसक भाव है, तो ऐसे भाव को मन में लाने से पहले ही इसे त्याग देना ही उचित होता है। इसका हमारे शरीर पे भी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो गुस्से को, क्रोध को अग्नि का समान भी कहा गया है कि गुस्सा आप करेंगे तो अग्नि ही निकलेगी। जैसे दो शब्द मैंने भी कभी कहीं से सीखा था कि बहस ना करें, चर्चा करें, क्योंकि बहस से हमेशा आग निकलती है और चर्चा से सकारात्मक रिजल्ट, एक रोशनी निकलती है। खैर, इसके आगे हम चलते हैं। आपको राजनीतिक जीवन में तो काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन राजनीतिक जीवन का प्रवेश कैसा हुआ, आपका राजनीतिक जीवन में प्रवेश कैसा हुआ, और क्या कोई वाकया ऐसा होगा या कोई प्रेरणा थी जो दर्शकों का बताना चाहेंगे? पूरा जीवन राजनीति की घटनाओं से भरा पड़ा है। किसका उल्लेख करूं और किसका ना करूं। अपने जीवन का पहला चुनाव मैंने 7वीं कक्षा में लड़ा। उपशाला नायक मैं 1977 में बना, शाला नायक बना, CSM बना, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, CR बना, एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, प्रेसिडेंट बना 1982 में, UR बना 1983 में, विश्वविद्यालय का कार्यकारिणी सदस्य बना। तो जीवन में इतने चुनाव लड़े हैं, और हर चुनाव अपने आप में अनेक घटनाओं से भरा हुआ होता है। तो मैं किसकी
बात करूं किसकी ना करूं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत हमारे विधानसभा अध्यक्ष कबीर साहब को मानने वाले हैं। और एक बात जो उनने कबीर साहब का एक दोहा एक बार कहा था और वो मुझको हमेशा याद आता है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो पूरे राजनीतिक जीवन में मेरा यह मानना है कि हम लोगों को किसी को आहत करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। विरोध स्वाभाविक रूप से, जब हम एक राजनीतिक विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं तो दूसरी विचारधारा का हम विरोध करेंगे, उनकी कमियों को उजागर करेंगे, उनके विरोधाभासों को हम बेनकाब करेंगे। लेकिन शत्रुता या वैमनस्यता इसका कारण नहीं है। इसका कारण हमारे राजनीतिक विश्वास हैं, इसका कारण हमारी मान्यताएं हैं, हमारी विचारधारा है, हमारी सोच है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि कांग्रेस से मैं जुड़ा। केयूर भूषण जी जाने माने सर्वोदयी नेता, रायपुर के सांसद थे और उनके माध्यम से मैं कांग्रेस में आया। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, सबको साथ लेकर चलने की सोच, गांधी जी की सोच, ये सर्वश्रेष्ठ सोच है। गांधी जी भी मतभेदों का सम्मान करते थे और हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते थे। और ये गांधी जी के व्यक्तित्व के कारण ही हुआ कि देश में अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने की ताकत का संचयन हुआ। लोगों में निर्भीकता भरने का काम महात्मा गांधी ने किया। सत्य के प्रति जो आग्रह महात्मा गांधी का रहा, अहिंसा के प्रति आग्रह रहा, उसके कारण ही हम ब्रिटिश साम्राज्य को देश से उखाड़ सके। जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो केवल और केवल सत्य और अहिंसा और निर्भीकता और निडरता के कारण भारत से उसको विदा होना पड़ा और पूरे विश्व में वो समाप्त हुआ। तो राजनीति में कांग्रेस से जुड़ना, गांधी जी के विचारों से जुड़ना मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात रही, मैं ऐसा मानता हूँ। शैलेश जी, आमतौर पे अभी आपने बीच में कहा कि मतभेदों की बात हुई थी। आपके कार्यकाल में आप मीडिया चेयरमैन, लॉन्गेस्ट सर्विंग मीडिया चेयरमैन रहे कांग्रेस के अभी तक। और मीडिया चेयरमैन रहते हुए आपके उस पद पे, क्योंकि ये इतना नाजुक पार्ट होता है, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है उसका मीडिया विभाग। अगर संगठन कुछ काम करता है तो उसे प्रसारित करना, साथ में मीडिया के साथ समन्वय बना के चलना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, कैसे आपने मैनेज किया उस समय तक कि आपने तमाम मीडिया वालों के साथ जो कोऑर्डिनेशन पार्टी का बनाया, जो आपने एक सूत्रधार का काम किया, एक सॉलिड मैनेजमेंट की भूमिका आपने निभाई, ये मैनेजमेंट का गुण आपने कहाँ सीखा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मीडिया का कोई प्रबंधन मैंने किया। मैं तो दो बातें मानता हूँ। पहली बात, मीडिया हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम करता है और इसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेते। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति आपका सहायक है, जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, उसके प्रति आपके मन में आदर भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। मीडिया के लोग, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो पत्रकारगण हैं वो अपने स्वाभिमान को लेकर उनका आग्रह होता है। तो किसी भी पत्रकार के स्वाभिमान को, सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात किसी भी मीडिया से जुड़े व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पत्रकार चाहता क्या है? कई लोग अलग अलग बातें करते हैं, मीडिया ऐसा है, मीडिया बिकाऊ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि
पत्रकार मूल रूप से सूचनाओं का भूखा होता है। सही ढंग से रखेंगे तो उस पत्रकार की मदद आपको जरूर मिलेगी। पत्रकार को सूचनाएं देना, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में बताना, पार्टी के दृष्टिकोण को बारे में बताना और बहुत सफाई से बताना, बहुत ईमानदारी से बताना, यही मीडिया मैनेजमेंट का सूत्र है। और तीसरी बात, कई लोग उन पत्रकारों को शत्रु मानते हैं जो कि एडवर्स सवाल करते हैं, जो कि तीखे सवाल करते हैं। राजनीति में अभी तक का मेरा अनुभव यह है, मैंने किसी अखबार में पत्रकार के प्रश्न छपते नहीं देखे हैं, किसी टीवी इंटरव्यू में पत्रकार के प्रश्न दिखते हुए नहीं देखे हैं। दिखता क्या है? आपका उत्तर। अपना उत्तर अच्छा रखिए, अपना अध्ययन अच्छा रखिए, और पत्रकार के सवाल जितने तीखे होंगे, आपको उनका उत्तर देते समय अपनी बात रखने में, अपना दृष्टिकोण रखने में, अपनी पार्टी का पक्ष रखने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। पत्रकार के तीखे प्रश्नों के द्वारा उनके उत्तर देकर आप अपनी पार्टी के पक्ष को ज़्यादा अच्छे ढंग से, ज़्यादा बेहतर ढंग से रख सकते हैं। तो इसलिए किसी भी पत्रकार के प्रति कभी कोई शत्रुता का भाव मैंने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं रखा, और जो पत्रकार विपरीत प्रश्न करते थे वे वास्तव में हमारे सहायक हैं। मैंने यह मान के काम किया, और मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों का सम्मान करने का, पत्रकारों को जानकारी देने का और पत्रकारों के कार्य का सम्मान करने का लाभ मुझे उनके सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ। चाहे बड़े से बड़े संपादक रहे हों या नए से नया पत्रकार हो, मीडिया का काम देख रहे व्यक्ति के लिए उसका सम्मान बेहद महत्वपूर्ण होता है। और पत्रकारों को मित्र मानकर चलना चाहिए, क्योंकि वे ही आपके सच्चे मित्र और सहायक हैं। और अगर कोई मीडिया का व्यक्ति पत्रकारों को शत्रु मानता है तो मेरा यह मानना है कि वह क्षण उसकी विफलता की शुरुआत हो जाती है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये अभी तक इन्होंने मीडिया चेयरमैन, कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन के पद पर रहते हुए जब तक उन्होंने अपना कार्यकाल किया, संभाला, तब तक क्यों वो इसमें पारंगत हुए, क्यों वो सक्सेसफुल हुए, क्यों सफल हुए, ये एकदम स्पष्ट कर दिया शैलेश जी ने कि पत्रकारों को दोस्त मानना चाहिए, पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। और पत्रकार ही नहीं, हर व्यक्ति सम्मान के काबिल है। सबका एक आत्मसम्मान होता है, किसी के आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए। और शैलेश जी की जो शैली में जो विनम्रता है और जो शालीनता है वो इसी का परिचायक है। तो यकीनन उनके व्यक्तित्व में भी वो भाव उभर के आते हैं। शैलेश जी, एक मन में एक कौतूहल वाला सवाल है, अगर आप बोले तो पूछूं आपसे कि शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ बना तब से देख रहे हैं कि आप हमेशा सत्ता के जो केंद्र है उसके आसपास ही नज़र आए। इसकी आपने एक हल्की सी मुस्कान भी दिया है, इसका क्या कारण था? इसका क्या कारण बता सकता हूँ। ये ज़रूर है कि केयूर भूषण जी के साथ राजनीति शुरू करने के बाद जब श्री अजीत जोगी राज्यसभा सदस्य बने, वे कलेक्टर थे, रायपुर कलेक्टर। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र नेता थे, हम लोग रोज़, उस समय रिंग रोड नहीं थी, रोज़ ट्रक रोक के कलेक्टर बंगले के सामने जाके अजीत जोगी हटाओ कांग्रेस बचाओ, अजीत जोगी हटाओ रायपुर बचाओ का नारा लगाया करते थे। लेकिन खूब लड़ते थे और बातें भी होती थी। तो उस समय से परिचय था। जब वे राजनीति में आए तो मैं उनके साथ जुड़ा। कांग्रेस के वे राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। तो
बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी और समझी। मेरे जीवन में श्री अजीत जोगी और उनके परिवार के साथ बिताया गया समय मेरे लिए एक बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। जब शहीद नंद कुमार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस का मीडिया देखिए। मेरे अंदर कुछ रिजर्वेशंस थे। मैंने उनसे कहा कि आप किसी न किसी को प्रभारी बनाएंगे, फिर मतभेद होंगे। पटेल जी ने कहा नहीं, आपका प्रभारी मैं रहूँगा। और मृत्यु पर्यंत नंद कुमार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी का भी दायित्व संभालते रहे। पटेल जी के बाद डॉक्टर चरणदास महंत अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे कंटिन्यू किया। फिर भूपेश बघेल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद मुझे महामंत्री भी बनाया, और प्रभारी और मीडिया विभाग का अध्यक्ष दोनों ही काम मैं करता रहा। भूपेश भाई ने खूब विश्वास किया। टी.एस. सिंहदेव जी उस समय महाराज साहब विधायक दल के नेता थे, भूपेश भाई प्रदेश अध्यक्ष थे, और पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला, खूब बड़ी लड़ाई लड़ी गई भाजपा के खिलाफ, और मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में उस लड़ाई में मुझे भी एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला। मेरे लिए एक और सौभाग्य की बात रही कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रभारी रहे, चाहे हरिप्रसाद जी हों और उनके बाद पी.एल. पूनिया जी हों, क्योंकि मैं मीडिया देखता था, इन लोगों से सतत संपर्क रहता था। इसके अलावा राष्ट्रीय नेताओं से भी जिनसे जिनसे भी संपर्क रहा, सब ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, भरपूर विश्वास दिया। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे जिला 20 सूत्री समिति में स्थान दिया गया था। तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा भाग्य में विश्वास रखता हूँ, तो इसके लिए मैं सौभाग्यशाली रहा जो इतने बड़े बड़े नेताओं का विश्वास मुझे प्राप्त हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि खूब मेहनत की, उसके कारण इन लोगों का विश्वास रहा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आप कह रहे थे कि अपनी जवाबदारी को ठीक से निभाने के कारण विश्वास मिला। और मुझे कांग्रेस में जितना कुछ मिला, राजनीतिक जीवन में भी जितना कुछ मिला, मैं बेहद संतुष्ट हूँ उससे। और मेरा यह मानना है कि मैंने अपने जीवन में राजनीति में आने का और कांग्रेस में आने का जो निर्णय लिया, वो सही निर्णय लिया। बिल्कुल, हर निर्णय परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, और वो आगे चल के जब वो फलीभूत होते हैं तो वो निर्णय अच्छा या बुरा साबित होते हैं। और वाकई भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके जो निर्णय होते हैं वो कालांतर में फलीभूत होते हैं और वो पॉजिटिव साबित होते हैं, सही साबित होते हैं। उसमें से एक उदाहरण है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। शैलेश जी, आपका नाम शैलेश त्रिवेदी कभी नहीं सुना गया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी के नाम से ही नॉर्मली SNT शॉर्ट फॉर्म में ये एक प्रचलन बन गया है। तो जैसे एक सिंगर हैं नील नितिन मुकेश, एक्टर हैं, उनके जो पिताजी मुकेश, फिर नितिन और अब नील, तो ये बहुत कम देखा गया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी है ना। हम अगर आपका नंबर भी मैंने भी सेव किया था जब, तो कभी शैलेश त्रिवेदी सेव कर ही नहीं पाया। ऐसा क्यों होता है कि शैलेश नितिन त्रिवेदी ही पूरा बोला जाता है? तो ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, वो जानना चाहता हूं मैं। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा, छोटे से गांव से मैंने पढ़ाई लिखाई, अपना जीवन। लेकिन ये भी बात सही है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। ये भी बात सही है कि पार्टी के मीडिया की प्रदेश स्तर पे जवाबदारी होने के कारण मेरा चेहरा, मेरी उपस्थिति सब जगह रही। तो ये एक जीवन में
इंजीनियर हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना था, मैंने कंस्ट्रक्शन किया भी, लेकिन राजनीति भी की, खेती भी की। खेती में मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, खूब अच्छी खेती करता था। तो ये जीवन के अलग अलग पहलू हैं। मेरा यह मानना है कि शायद इस नाम के कारण ही है, नाम के अलग अलग शब्दों का अलग अलग जीवन में प्रभाव पड़ता होगा। और शायद नामकरण के समय घर में कुछ लोग शैलेश रखना चाहते थे, कुछ लोग नितिन रखना चाहते थे। त्रिवेदी तो सरनेम है, तो फिर सबकी बात का सम्मान करते हुए नाम शैलेश नितिन त्रिवेदी रख दिया गया। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय गिरिजा शंकर त्रिवेदी। आज हम स्वराज मिशन से उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं, और जहाँ हैं वो गर्व कर रहे होंगे अपने पुत्र पे कि किस बुलंदी पे, किस शालीनता से उनके दिए हुए शिक्षा को और दिए हुए संस्कारों को उन्होंने जीवंत रखा है। और जैसा उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली उनकी जो संतानें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भविष्य है उनके परिवार का, उन तक भी उन्होंने उसको पहुंचाने का काम किया है, और आगे भी ये सतत चलता रहे, यही हमारी कामना है। एक अनायास प्रश्न और मेरे दिमाग में कौतूहल मचा रहा है शैलेश जी, कि नॉर्मली मैंने क्यों आपके पिताजी का नाम पूछा, उसके पीछे कारण है। महाराष्ट्र में एक कल्चर है कि अपने नाम के बीच में पिता का नाम लगाते हैं। महाराष्ट्र के आप पैन कार्ड्स देखेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे तो बीच में पिता का नाम रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, समाज में ये एक भ्रांति है कि आपके पिता का नाम नितिन है और शैलेश नितिन त्रिवेदी आप उस कारण लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने सवाल लिया कि शैलेश नितिन त्रिवेदी, क्योंकि दोनों शब्दों के मीनिंग अलग है, दोनों शब्द, दोनों नाम अलग हैं, त्रिवेदी तो सरनेम है। यही कारण था कि मैंने इस बात को आपसे ही क्लियर कर लिया। एक दूसरी और मेरे मन में प्रश्न है कि आप, मुझे लगता है कि आप ज्योतिष पे विश्वास रखते हैं, आपके दोनों हाथों में अंगूठियां देखी जाती हैं। ज्योतिष और धर्म और अध्यात्म और योग, ये हमारे संस्कारों में है। जो जिन अंगूठियों की आप बात कर रहे हैं, मैं गुरुओं पर, धर्म गुरुओं पर अटूट आस्था रखता हूँ। मैं गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी ने जैसे कहा कि धर्म का जो हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, बोले ग्रंथों को, और उन ग्रंथों का जो हिस्सा मुझे अच्छा लगता है, सही लगता है, मैं उसका पालन करता हूँ। इसी तरीके से धर्म तो बहुत विशद है। लोग पूजा करते हैं, लोग साकार की, निराकार की, आस्तिक, नास्तिक, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन जो सही प्रतीत होता है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा है और मैं भी यही मानता हूँ। तो ज्योतिष, मेरे अध्ययन, ज्योतिष को मैंने पढ़ा है, खूब सारे ग्रंथों को पढ़ा है ज्योतिष में। मेरे लैपटॉप में कुंडली का सॉफ्टवेयर है, मैं कुंडली देखता हूँ, बनाता हूँ, कुछ मित्रों को थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो मेरी ज्योतिष में आस्था है, और ज्योतिषियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा यदि कोई पत्थर दे दिया जाता है कि ये पत्थर आप पहन लो, मैंने पहना है, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि उससे मुझे लाभ भी हुआ है। बिल्कुल, अगर ज्ञान प्राप्ति, सदियों से ये परंपरा रही है कि ज्ञान प्राप्ति करना है तो आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। इसीलिए गुरुकुल बने, इसीलिए पाठशालाएं बनी, इसीलिए कॉलेजेस बने, स्कूल बने, और आज भी नाम भले ही चेंज हो गया है, लेकिन हमारे जो एडाप्टेशंस हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, वो वही है, कर हम वही रहे हैं, बस नाम चेंज हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बातें और रोचक बातें हमने
पूछी और कई क्वेश्चन पे शैलेश जी को पता भी नहीं था कि शायद मैं ऐसा कुछ पूछ सकता हूं, क्योंकि मैंने तो उनसे वादा लिया था कि सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, पर हमने बहुत सारी चीज़ें कुरेद के निकाली। एक और चीज़ कुरेदने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो भाभी जी का कितना सपोर्ट रहा है आपके जीवन में? पत्नी तो स्वाभाविक रूप से हर सुख दुख में साथ देती है। जब हम लोग विपक्षी राजनीति करते थे, खेती से बहुत आय तो पहले नहीं होती थी। अब भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जरूर खेती अब फायदे का सौदा हो गई है, लेकिन पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसे समय मेरी पत्नी ने नौकरी करके, स्कूलों में शिक्षक का काम करके, प्राचार्य का काम करके परिवार को सहारा देने का काम किया। इसी के साथ साथ मैं अपनी माताजी के नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। वे 1950 के दशक में हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से, जहाँ हिदायतुल्लाह जी पढ़े थे, ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज से उन्होंने बीए किया। उन्होंने बचपन में हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए खूब प्रेरित किया। मेरे पिताजी का 1968 में एक एक्सीडेंट हो गया था और 68 से लेके 2018 में उनकी मृत्यु तक, यानी लगभग एक लंबा समय माँ ने अस्पताल में रह के उनकी देख रेख की। उस समय तो उनकी कोई उम्र नहीं थी, हम लोग छोटे छोटे थे। हम लोग सब यहाँ डीके अस्पताल जो उस समय था, यहाँ 1.5-2 साल रहे। तो मेरी माँ ने बड़ी भूमिका निभाई और सच कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि स्त्रियों की बड़ी भूमिका सबके जीवन में होती है। पूरे मानव जीवन के विकास में महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम सब के जीवन में महिलाएं पीयूष स्रोत की तरह हैं, अमृत बहाने का काम करती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं, पति को सहारा देती हैं, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं और नारी जगत की भूमिका को मानव जीवन में कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, और नारी जो होती है वो इतने बलिदान देती है, इतना जो ममता का भाव होता है वो नारी के ही पास होता है। जननी नारी ही होती है, तो नारी के बिना एक नर का जीवन सफल हो ही नहीं सकता है, और ये सदियों से चला आ रहा है। इसलिए नर और नारी का जो अर्ध नारेश्वर रूप है, ये सभी को पता है कि वो कितना पूजनीय होता है। शैलेश जी, आपने बहुत सारी बातों पे आज अपने जीवनी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को खोल के रख दिया। हमने भी आपसे बहुत से प्रश्न पूछे और अपने सहजता से आपके जो आपका नेचर है उसके अनुसार आपने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ संदेश देना चाहें आप? छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जहाँ के संस्कार बहुत समृद्ध है। छेरछेरा, यानी जब किसान अपने पूरे फसल को काट के घर लाता है तो गांव के मजदूर, भूमिहीन गांव के बच्चे जाके उसके घर कहते हैं कि छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा, यानी तुम्हारी जो सबसे बड़ी कोठी है उसके धान को निकालो और उसमें हमारा हिस्सा है। और वो शेयर करता है, अपनी फसल को साझा करता है इनके साथ। बढ़ौना, जब किसान फसल को काटते काटते आखिरी खेत में पहुंचता है, जब उसके आखिरी खेत की कटाई होती रहती है तो उसके खेत के एक हिस्से को वो बढ़ौना कह के छोड़ देता है।
बढ़ौना छोड़ने के बाद उसको गांव के बच्चे, गरीब, मजदूर सब लोग उसको शेयर करते हैं। तो छेरछेरा, बढ़ौना, पुरौनी, हम लोग स्कूल में जाते थे तो चना एक छोटी सी डब्बी में 5 पैसे का चना मिलता। छत्तीसगढ़ की परंपरा बहुत समृद्ध है, छत्तीसगढ़ की सोच बहुत व्यापक है। छत्तीसगढ़ सीधे सरल लेकिन स्वाभिमानी लोगों का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ में हम सब को अगर जन्म मिला, छत्तीसगढ़ में हम लोग पले बढ़े और आज छत्तीसगढ़ में हम लोग ऐसे समृद्ध प्रदेश में, जो कि भगवान राम की माता कौशल्या का प्रदेश है, जो माता शबरी का प्रदेश है, शिवरी नारायण, जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की परंपराएं पली बढ़ी, जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, जो वीर नारायण सिंह की धरती है, जो मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की धरती है, जिनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु कहा था, जो गांधी जी के पहले मंदिर प्रवेश के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में चला रहे थे, जो किसान हित के कंडेल सत्याग्रह की धरती है। ऐसी धरती हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की पहचान, और यहाँ जन्म लेना और यहाँ राजनीति करना, यहाँ जीवन में अपना स्थान बनाना मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़े गौरव की बात है। यकीनन इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक अब राजनीतिक व्यक्ति से का साक्षात्कार हो रहा है तो एक राजनीतिक प्रश्न तो लाजमी है। शरद जी, अगले साल विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, कैसे देखते हैं कि आपको लग रहा है सरकार फिर से रिपीट होगी? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से किसानों को धान का दाम देने का काम किया, रमन सिंह जी बोलते थे 300 रुपये बोनस देंगे, चुनाव के साल देते थे बोनस और बाकी साल किसानों से पूछते थे तय कोनस। हमारे कांग्रेस की सरकार में किसानों से हमने 2500 रुपये का वादा किया था, आज हम 2540 रुपये दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दे रहे हैं। कर्ज माफ़ी का हमने वादा किया था, 7 दिन के अंदर गंगा जल उठा के वादा किया था, 7 दिन नहीं लगाया, 3 दिन नहीं लगाया, 1 दिन नहीं लगाया, 1 घंटे के अंदर सरकार बनते साथ कर्ज माफ़ी का फैसला लिया गया। वनोपज की खरीद, राजीव युवा मितान क्लब, एक शिक्षक की भर्ती नहीं की थी 15 साल में रमन सिंह सरकार ने। इस सरकार ने शिक्षकों को भर्ती करने का काम किया है, नौजवानों के नौकरियों के अवसर बढ़ाए हैं। अर्थव्यवस्था में जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है वो वापस लौट के व्यापारियों के पास आ रहा है। जब पूरे देश में व्यापार में मंदी, ऐसे समय छत्तीसगढ़ का व्यापार प्रगति पर, मोटरसाइकिल की, ट्रैक्टर की, कारों की बिक्री बढ़ रही थी। और भूमिहीन मजदूर जो गांव में पौनी पसारी का काम करते हैं, जो गांव का पुरोहित होता है, जो गांव में नापित का काम करता है, जो गांव में अन्य छोटे छोटे उद्योग, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ऐसे लोगों को भी आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दे रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है, 25 रुपये से अधिक धान का दाम बढ़ रहा है। यही तो स्वर्ग है। अगर हम कल्पना करें कि पूरे देश में आज धान का सबसे ज़्यादा दाम छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलता है, आज यदि कहीं गोबर खरीदा जाता है 2 रुपये किलो में तो वो राज्य छत्तीसगढ़ है। देश की वनोपज खरीद का 76% खरीद छत्तीसगढ़ में होती है। और कोदो, कुटकी, रागी उगाने वाले किसानों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। 45 लाख हितग्राहियों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला है।
2145 करोड़ रुपए का। जिन गांव वालों के बिजली बिल, हम लोग जब 2018 के चुनाव में गांव-गांव जाते थे तो लोग कहते थे कि बिजली बिल बहुत आता है, 1200 1800 बिजली का बिल आता है। आज उनका बिजली बिल 600 आ रहा है, 900 आ रहा है। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू की। लोगों ने जो छोटे छोटे प्लाट लेके रखे थे बच्चों की शादी के लिए, अन्य ज़रूरतों के लिए, उनके प्लाट बिकने शुरू हुए। रजिस्ट्री दर में कमी आई, निर्माण व्यवसाय को बढ़ावा मिला। छत्तीसगढ़ में आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके हितों का ध्यान रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं किया है। और मेरा यह मानना है कि अगली बार, पिछली बार तो कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त बहुमत मिला, हमारी 90 में से 68 सीटें आई। 2 सीटें हमने उपचुनाव में विपक्ष से छीनी। आज की डेट में हमारे पास 70 सीटें हैं, लेकिन इन 70 सीटों को उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, अब तो हमारी सरकार है जिसने इतना अच्छा काम किया। अगली बार कांग्रेस की सीटें 70 से ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा बड़ी संख्या में सीटों में कांग्रेस को सफलता मिलेगी, जिसका प्रमुख कारण कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की जन समर्थक नीतियां हैं। अगले साल क्या दर्शक या फिर छत्तीसगढ़ की जनता आपको विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देख सकती है? किसे प्रत्याशी बनाना है, नहीं बनाना है, ये निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है। और मुझे इस विषय में कोई बहुत आशा, अपेक्षा, निराशा, ऐसा कोई भाव नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी फैसला लेगी मैं उसका पालन करूँगा। और मुझे तो ये लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, मैं जितने के योग्य था उससे ज़्यादा दिया है, और मैं पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करता रहूँगा। एक सुलझे हुए राजनेता की तरह इन्होंने इस बात का बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, और एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति का यही प्रदर्शन होता है व्यक्तित्व में कि वो क्रेडिट लेना कभी नहीं चाहता है। और शैलेश जी का व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही है कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी वो इसे अपने आप को एक सिपाही कह रहे हैं पार्टी का। ये यही महानता है, ये उदारता है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका और जो राजनीतिक भविष्य है, अभी तो और आगे आपको सफ़र तय करना है, आप और ऊंचाइयों पे पहुँचे। और इसके साथ ही मैं आप कुछ और ऐड कीजिए। इसके साथ ही मैं एक प्रश्न ले लूँगा कि हमने तो ये पीपी शो स्वराज मिशन पे शुरू किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो आप कुछ ऐड करिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में हमने द्विभाषी किताबें 20 से अधिक भाषाओं और बोलियों में चालू की है। गांव का बच्चा जिसके घर में गोड़ी बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है, वो बचपन से बड़ा हुआ, माता पिता गोड़ी बोलते हैं, हल्बी बोलते हैं, कुडू खोराव बोलते हैं, बैगानी बोलते हैं, बच्चा बैगानी समझता है। स्कूल में जाने के बाद जब उसको हिंदी पढ़ाई जाती है तो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि बच्चों को द्विभाषी किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। अर्थात उन भाषाओं में वही पाठ एक और उसकी खुद की भाषा बोली में होगा और दूसरी ओर हिंदी में होगा। इन द्विभाषी किताबों को उपलब्ध कराने से क्रांतिकारी बदलाव छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत में आया है। और बड़ा कठिन कार्य है। किसी भाषा बोली के बोलने वाले मात्र 50 बच्चे होते हैं, मात्र 100 बच्चे होते हैं, और 50 और 100 बच्चों के लिए किताबें तैयार करना। फिर गोड़ी कांकेर की अलग है, दंतेवाड़ा की गोड़ी अलग है। तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। SCERT ने, शिक्षा विभाग ने इन किताबों को तैयार किया और निगम ने इन्हें प्रकाशित करके बंटवाया। ये एक ऐसा कार्य है जिसके पूरा होने पर मैं आत्मसंतोष
महसूस करता हूँ। दूसरी बात, संविधान दिवस के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि संविधान की जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोगों ने संविधान की जानकारी देने वाली किताबें पूरे छत्तीसगढ़ में शालेय छात्रों, मैं पाठ्यपुस्तक निगम के अपने कार्यकाल पर मुझे बहुत गौरव होता है, खुशी होती है, और हम लोग अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपी शो को आप कैसे देखते हैं? जो हमने ये मुहिम शुरू किया है कि समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनकी जीवनी, उनकी स्ट्रगल की कहानी जनता के बीच आए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे मैं तो मेरे ख्याल से बाइट, इंटरव्यू हजारों की संख्या में मैंने दी है, लेकिन जो प्रश्न आज आपके इस साक्षात्कार में सामने आए, ऐसे प्रश्न तो कभी पूछे नहीं गए थे। तो ये अपने तरह की एक अनूठी चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के इन पहलुओं पे बात करना हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात, खुशी की बात, और मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रूप से कुछ दर्शकों की भी इसमें रुचि होगी। आपकी ये पहल सराहनीय पहल है, और मैं मतलब इसके लिए शब्द नहीं है। एक अलग तरह की पत्रकारिता, एक अलग तरह की विज़न और एक अलग तरह की सोच लेकर आप इस काम को कर रहे हैं। आपके इस कार्य की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। यही हमारा मोटिव है कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में जनप्रतिनिधियों की जीवनी जाए, ताकि समाज के लोग प्रेरित हो उससे, उनसे प्रेरणा लें। क्योंकि कई बार आदमी कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है कि अब ऐसे दोराहे हुए खड़े हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे समय पे ऐसे साक्षात्कारों से जनता को, उस युवा को, उस व्यक्ति को प्रेरणा मिले। और शैलेश जी ने जो आशीर्वचन हमें दिए वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और यही हमारी सफलता की कुंजी है कि इससे हम महसूस करते हैं कि हाँ, हमारा जो दिशा है, हम दिशा विहीन नहीं हैं, हम सही दिशा में अग्रसर हैं। तो शैलेश जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, और शैलेश जी नहीं बोलना चाहिए, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, और इतनी सारी बातें आपने बताई अपने जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो आपने पॉइंट्स बताए आपने अपने माता पिता को लेके कैसे प्रेरणा बने, और एक एजुकेशन का माहौल पूरे घर में ही बचपन से ही आपने देखा है, और कहीं ना कहीं वो झलकता है। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।